हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एग्ज़ाम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपर 2025 जो दोस्तों वैकेंसी आई है 1100 पोस्ट। तो दोस्तों, इसमें बात करेंगे सस्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो समानता सीधे आपके पेपर में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए कि भारत में खरीफ फसल की बुआई का समय क्या होता है। तो दोस्तों, ये होता है मार्च अप्रैल महीना होता है, या जून जुलाई का महीना होता है, या अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, कि दिसंबर जनवरी का महीना होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये होता है इसका जून जुलाई का महीना। तो दोस्तों, जून जुलाई जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वहीं अक्टूबर नवंबर की बात की जाए तो यहाँ पे रबी की फसल बोई जाती है। और मार्च अप्रैल में दोस्तों कौन सी फसल बोई जाती है, तो यहाँ पे जायद की फसल बोई जाती है। तो दोस्तों, आपकी ये तीनों जो तीनों ऋतुओं में फसलें बोई जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये दोस्तों समझ लिया होगा कि इसका दोस्तों बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको बहुत ही वीडियोस अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो दोस्तों, गेहूं की वैज्ञानिक जात की अगर बात की जाए तो कौन सी है, तो दोस्तों ये है और ओराइजा सेटाइवा है, या टिटिकम एस्टियम है, या जियामेज है, या हार्डियम वेलगेयर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों, अगर जियामेज की बात की जाए तो दोस्तों ये मक्का का होता है, जियामेज मक्का का होता है। और यहीं पे ओराइजा सेटाइवा की बात की जाए तो ये धान का वनस्पतिक नाम होता है। और हार्डियम वल्गियर होता है, ये दोस्तों जौ का होता है। और जो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा तो दोस्तों वो बनेगा टेटिकम एस्टियम। तो दोस्तों, टेटिकम एस्टियम इसका राइट आंसर बन जाएगा। टेटिकम एस्टियम दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 है, न्यूनतम सिंचाई जल आवश्यकता किस फसल की होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके पास में है गन्ना गन्ना दोस्तों गन्ना, और इसके बाद में कपास, मूंग और गेहूं, सॉरी दोस्तों धान। तो दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि न्यूनतम सिंचाई जल आवश्यकता होती है वो किस फसल की होती है। तो दोस्तों, ये होती है मूंग की न्यूनतम जल आवश्यकता होती है। ये आपका मूंग सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर सर्वाधिक बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे धान भी होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गन्ना होती है। उसके बाद में अगर डे के हिसाब से देखा जाए तो धान भी होती है। फिलहाल दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम सिंचाई की जल आवश्यकता किसमें होती है, तो ये आपका मूंग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको दोस्तों ये प्रश्न सरल लग रहे होंगे। तो दोस्तों, ये शुरुआती पहला वीडियो है, इसके बाद में मॉडरेट और से अच्छे प्रश्न को रखा जाएगा। तो दोस्तों, बात की जाए नाइट्रोजन और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है, तो दोस्तों ये आपके पास में विकल्प हैं। तो दोस्तों, आपके पास में विकल्प हैं 18:46, यानी 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस डीएपी में होता है। इसके बाद में दोस्तों ऑप्शन 46, 18, तो दोस्तों 28, 28, 20, 20। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप पेपर में क्या करेंगे, प्रश्न और उसके विकल्पों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे दोस्तों पहले नाइट्रोजन दिया है बाद में फास्फोरस दिया है, तो आप देखेंगे कि पहले नाइट्रोजन पूछ रहा है कि फास्फोरस पूछ रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे राइट प्रश्न की बात की जाए तो दोस्तों राइट प्रश्न की बात की जाए तो दोस्तों राइट प्रश्न की बात की जाए तो आपको पहले नाइट्रोजन दिया है बाद में फास्फोरस दिया है, तो ये आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों पहले अगर फास्फोरस दिया होता बाद में नाइट्रोजन दिया होता है तो आपका बी विकल्प सही हो जाता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सच क्रिया है। दोस्तों, कौन सी सच क्रिया है, तो दोस्तों उर्वरक प्रबंधन, बुआई, कटाई, भंडारण। तो दोस्तों, ये आपको बताना है
कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, बुआई जो है ये दोस्तों शस्त्र क्रिया है, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जायद फसलों का बुआई काल क्या होता है। दोस्तों जो अभी हमने आपको बताया था कि जायद फसलों का बुआई का काल क्या होता है, तो ऑप्शन आपके पास में जनवरी फरवरी है, मार्च अप्रैल है, मई जून है, जुलाई अगस्त है। जैसा दोस्तों पहले इस प्रश्न को बताया जा चुका है, तो ये आपका मार्च और अप्रैल ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्च और अप्रैल इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, अंतर्वर्षीय फसल का उदाहरण क्या होता है। तो दोस्तों इसमें अंतर्वर्षीय कहते हैं किसे, जो फसलें एक साथ बोई जाती हैं उन्हें अंतर्वर्षीय फसल कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एग्रीकल्चर बीएससी किया है तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर आपने इंटर पढ़ा है तो दोस्तों ये कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है वो इंटर लेवल से है। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प आपके हैं गेहूँ प्लस मटर, आपके विकल्प हैं गेहूँ मटर, इसके बाद में धान मक्का, अरहर गेहूँ, मूंग सरसों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, गेहूँ और मटर ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गहरी जुताई किस प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। आपके विकल्प हो जाएंगे रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों ये 4 विकल्प आपके पास में हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोस्तों लगा लिया होगा आंसर कि कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, काली मिट्टी में दोस्तों क्या होता है, गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि 20 में आपकी कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल और आपकी तैयारी का अनुमान लग जाएगा कि 20 वहाँ दोस्तों आपके एग्रोनॉमी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंक्ति में बुआई का क्या लाभ होता है। बहुत सा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। पंक्ति में बुआई का क्या लाभ होता है, खरपतवार नियंत्रण आसान हो जाता है, और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि उपज घट जाती है, जल संचयन घटता है, उर्वरक व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जब पंक्ति में बुआई करते हैं तो उपज घटती नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये हमें क्या करना है, काट देना है, एलिमिनेट करके प्रश्न को काट देना है। जल संचयन भी घटता है, ये भी गलत है दोस्तों। उर्वरक व्यर्थ जाता है, ये भी गलत है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे अगर प्रश्न की बात की जाए तो हमारा यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा, खरपतवार नियंत्रण आसान हो जाता है। दोस्तों ये खरपतवार नियंत्रण करने में, निकाय गुड़ाई करने में आसानी हो जाती है। तो विकल्प दोस्तों यहाँ पे आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों ये माना जाता है, किसे माना जाता है, ऑप्शन आपके पास में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, पी.के. सेन को और डी ऑप्शन है बी.के. सिंह को। तो दोस्तों ये माना जाता है, किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगर विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन ए बोरलॉग को कहा जाता है। ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दोस्तों सभी को पता होते हैं। प्रश्न नंबर 11 की अगर दोस्तों बात की जाए कि मृदा परीक्षण की इकाई किसे कहते हैं, मृदा परीक्षण की इकाई क्या होती है या किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके पास में है ग्राम प्रति एकड़, ऑप्शन आपके पास में है ग्राम प्रति एकड़, और इसके बाद में बी ऑप्शन है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन है पीपीएम, डी ऑप्शन है एम प्रति वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये आपके पास में ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये आपकी मृदा परीक्षण की इकाई कही जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, रबी फसल के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है। ऑप्शन आपके पास में है दोस्तों 10 से 20 अंश सेल्सियस सेंटीग्रेड दोस्तों, 25 से 35 अंश सेल्सियस, और इसके बाद में दोस्तों ये 35 से 40 या 0 से 5। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, संकर फसल का लाभ क्या होता है। तो दोस्तों
जो दोस्तों दो फसलों का आपस में क्रॉस करके फसलों का हाइब्रिडेशन किया जाता है उसे संकर फसल कहते हैं। इसका दोस्तों लाभ क्या होता है कि बीज सस्ता होता है, उपज कम होती है, अधिक उपज होती है या बीमारी ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये दो दोस्तों ये विकल्प रखे गए हैं, इनका आपका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी को पता है कि संकर जो फसलें होती हैं उनसे उपज अधिक प्राप्त होती है। संकर फसलों से उपज अधिक प्राप्त होती है। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। धान की सीधी बुआई किस विधि से होती है? दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी किसान सीधी बुआई कर देता है, रोपाई नहीं करता है, तो वो किससे करते हैं? छिड़काव विधि से करते हैं, रोपड़ से करते हैं, लेजर विधि से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला है, या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, ये करते हैं छिड़काव विधि से। प्रश्न नंबर 15 है, बरानी क्षेत्र किसे कहते हैं? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आपके पास में है कि सिंचित क्षेत्र को बरानी क्षेत्र कहते हैं, नहर क्षेत्र को कहते हैं, वर्षा आधारित क्षेत्र को कहते हैं, या सूखा क्षेत्र को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका विकल्प डी विकल्प सही हो जाएगा, ये सूखा क्षेत्र को कहते हैं। तो दोस्तों सूखा क्षेत्र क्या किसे कहते हैं, जब कितनी वर्षा हो, ये दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सूखा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे कितनी सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, ये आपको दोस्तों कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 16 है, क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन आपके पास में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और दोस्तों कैल्शियम। ये आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। ये विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास में दोस्तों प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन है कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन है नमक का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन है तेल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प बी सही ऑप्शन हो जाएगा, कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। जो मृदा में उर्वरकता बढ़ाने के लिए कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, इंटरक्रॉपिंग से क्या लाभ होता है? प्रश्न नंबर 18 है कि इंटरक्रॉपिंग से क्या लाभ होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में मिट्टी खराब होती है, उपज कम होती है, भूमि का पूर्ण उपयोग होता है, या अधिक लागत आती है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? आप सभी ने दोस्तों गेस कर लिया होगा। यहाँ पे जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं जिससे क्या होता है, भूमि का पूर्ण उपयोग होता है। जहाँ पे जब भूमि का पूर्ण उपयोग होता है जिससे किसान का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, जैविक खाद का एक उदाहरण बताइए। तो दोस्तों यूरिया, डीएपी। तो दोस्तों ये कार्बनिक खादें हैं, जबकि डीएपी यूरिया और दोस्तों एमओपी ये दोस्तों क्या हैं, ये कार्बनिक खादें हैं। जबकि जैविक खाद किसे कहते हैं, जो दोस्तों अपने जैविक जीवों के द्वारा बनाई जाती है उसे जैविक खाद कहते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट, केचुए खाद, ये दोस्तों वर्मी जैविक खाद कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। प्रश्न नंबर 20 है, सोयाबीन में सामान्य रूप से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन आपके पास में है लीफ स्पॉट, येलो मोजेक और स्मट या रस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, येलो मोजेक। तो दोस्तों येलो मोजेक जो होता है ये सोयाबीन की फसल में रोग लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एम एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लाइक करेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।